दिल्ली सरकार में सर लगभग 10-15 वर्षों से एज ए गवर्नमेंट संस्कृत विषय के टीचर के रूप में आप सेवा कर रहे हैं। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, कि संस्कृत विषय में टीचर बनने के लिए सर, अध्यापक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सर जैसे कि समय समय पे गवर्नमेंट के नियम कानून बदलते रहते हैं जी। आज के समय में ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको बीएड करना है जी। उसके बाद सीटेट करना है जी। इतना करते ही आप एक अध्यापक का फॉर्म भरने के लिए पात्र हो जाते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। तो सर एक चीज ये बताइए कि संस्कृत विषय में सर अगर कोई रुचि अपना दिखाता है तो सर उसे केवल दिल्ली सरकार में वो टीचर बन सकता है या उसके लिए अपॉर्चुनिटी और भी जगहों पर है सर? ये बताइए सर, कहाँ अपॉर्चुनिटी है? देखिए, जो अध्यापन पेशा है, जैसा कि आप खुद जानते हैं कि लगभग हर जगह जी 8वीं तक लगभग संस्कृत तो कंपलसरी है, लगभग पूरे भारत में कुछ जगहों को छोड़कर। जी जी सर। तो अधिकांश भाग में हर विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है जी। उसके अलावा संस्कृत जो है, संस्कृत के अपने अलग विश्वविद्यालय हैं, गुरुकुल है, पाठशालाएं हैं। तो अध्यापन के क्षेत्र में तो उसका एक विस्तृत दायरा है, ये नहीं है कि एक सीमित स्थान है, बहुत व्यापक है जहाँ तक अध्यापन की बात है। जी। तो सर एक चीज मुझे और बताइए, अगर कोई बच्चा संस्कृत विषय में टीचर बनना चाहता है तो सर उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले तैयारी जो है किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन सी बुक के साथ में प्रिपरेशन करे कि उसे सफलता प्राप्त हो जाए? सर कई बच्चों को ये बड़ी दिक्कत होती है कि आखिर सामग्री कहाँ से जुटाएं, कौन सी सामग्री पढ़े? तो सर कुछ उस पर प्रकाश डाले तो हमारे व्यूअर्स को फायदा मिलेगा। नहीं, जहाँ तक है तो जैसे आजकल जी आप मार्केट में देखते हैं जी, बहुत सारी किताबें उपलब्ध हर विषय की होती हैं। उपकार प्रकाशन, हाँ, प्रकाशन, अरे बहुत सारी, अरिहंत, उपकार, प्रतियोगिता साहित्य। अच्छा। तो उसके लिए फर्स्ट पेपर तो लगभग सारे विषयों का एक समान नहीं होता है। जी, जी। उसमें तो कोई अंतराल है नहीं। जी। दूसरा जो सब्जेक्टिव है उसमें बच्चे वो ले ले, या तो मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर कोई बच्चा 6ठी से लेकर 12वीं तक का, केवल 6ठी से 12वीं तक करके, विशेष करके यूपी बोर्ड जी, जो मैंने देखा है, यूपी बोर्ड की किताब को अगर उसके व्याकरण को, उसके साहित्य को पढ़ लेता है तो शायद थोड़ा ही उसको दूसरी जगह से लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का एकदम जो उनका कोर्स है, इतनी ज्यादा किताबें हैं, 6-7 किताबें हैं, बहुत अच्छा है। एक तो उससे मिल सकता है, प्लस आप अगर तार्किक अध्ययन तो एनसीईआरटी की बुक भी काफी सार्थक है। लेकिन व्याकरण के लिए आपको लघु सिद्धांत कौमुदी हुआ, मध्य सिद्धांत कौमुदी हुआ, या एक बड़ी अच्छी पुस्तक है जिसमें सबका निचोड़ ग्रामर का है। हाँ, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, बहुत बढ़िया। वो व्याकरण के लिए रामबाण है। जिस बच्चे ने उसका व्याकरण ढंग से पढ़ लिया तो वो आपका लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सबका निचोड़ है। उससे साथियों मैं आपको डिटेल्स में ये बात दे दूंगा भी, जो सर ने विशेष स्पेशल पुस्तक बाबूराम सक्सेना की रिकमेंड करी है सबके लिए, तो वो उस पुस्तक का मैं निचोड़ उसमें डिटेल्स नीचे दूंगा, आप उस पुस्तक को देख सकते हैं संस्कृत में अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो। सर एक चीज और बताइए हमारे व्यूअर्स को कि सर पढ़ाई करते वक्त सर कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स बना के पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पिछले साल के पेपर का रिवीजन करना चाहिए कि वही चीज आ जाती है, रिपीट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर कुछ लोग, सर वो बताइए कि एक कंप्यूटर बच्चा अगर टीचर बनना चाहता है तो सर उसको पढ़ाई करनी कैसे चाहिए? बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को सर, एक बार में सफलता नहीं मिलती, लोग 3-4 बार एग्जाम देते हैं, बड़े परेशान होते हैं सर। लेकिन अगर सफल व्यक्ति अपनी सफलता का मंत्र कैसे वो हुआ है अगर शॉर्ट में बता दे तो व्यूअर्स को ज्यादा फायदा हो जाता है। हाँ, देखिए सर, इसमें क्या है जी, जैसे मार्केट में कंपटीशन की बहुत सारी किताबें हैं। हाँ। जब एक नया बच्चा कंपटीशन के क्षेत्र में आता है उसके दिमाग में ये बात तो आ जाती है जी
कि भाई हम क्या पढ़ें, जी क्योंकि जिधर देखे उधर ही वो उस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्रकाशन है, बहुत ज्यादा कोचिंग संस्थान है। ये भ्रम तो होता है कि हम कौन सा पढ़ें जिससे सफलता मिले। लेकिन मैं सभी बच्चों से या सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा, आप अपने पाठ्यक्रम को देखिए, आपको पढ़ना क्या है, पूछ लीजिए। और मैं जहां तक नोट्स पद्धति का मैं सहमत हूँ, क्योंकि उससे हमको ये लगता है एक बार आप पढ़ते हो, उसमें से आप कुछ खास चीजों को आप पॉइंटेड करते हो, पॉइंट बना करके जब आप उसे नोट्स लिखते हो तो आपकी पढ़ाई 3 बार एक चीज की होगी। लगभग 70% आपके दिमाग में आ जाता है। जब आप पेपर देने जाते हो तो आप रिवीजन करोगे तो लगभग वो विधि हमको सबसे अच्छी लगी। और रट्टा विधि तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सूत्र रूप में याद करने की जरूरत तो है। जहाँ तक संस्कृत की है, संस्कृत से मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा, आप एक अकारांत, एक आकारांत, एक उकारांत, एक इकारांत, ऐसे आप ज्यादा 15 शब्द रूप याद करने हैं। उसके बाद सारा बन जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ सारा बन जाएगा। लेकिन वही अकारांत, इकारांत, उकारांत एक बाकी सारा। और वैसे धातु में आपको विशेष करके 5 लकार याद करने हैं और 10 गण है, उसमें से 3-4 गण का आप याद कर लीजिए तो आपका शब्द रूप, धातु रूप जो हर कंपटीशन में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन तक आता है, वो कोई काट नहीं सकता। बच्चों, साथियों, सर ये बताना चाह रहे हैं कि आप रटने के सिद्धांत पर जोर न दो, समझने के सिद्धांत पर जोर दो, पहली बात। दूसरा, सर ये बता रहे हैं कि अगर आप नोट्स बना के पढ़ेंगे तो एग्जाम के अंतिम समय में आप ज्यादा बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। ये सर का बेसिकली ध्यान है। सर ने पुस्तक भी रिकमेंड की। तो सर ये बताइए कि अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़े हैं सर, तो एक तो हुआ शिक्षक रूप में करियर बनाना, इसके अलावा सर अगर वो शिक्षक के साथ साथ पैरेलल भी कुछ करना चाहते हैं संस्कृत विषय में, तो सर वो किस फील्ड में अपना करियर और बना सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी सर। ये एक सार्वभौमिक प्रश्न है। जी। आप समाज में देखते होंगे, चाहे वो क्लास 1 IAS हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी लेवल के हों, वो भी मंदिर जाते हैं। हाँ जी सर। शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। विशेष करके जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म का जन्म भी संस्कृत से होता है, मृत्यु भी संस्कृत से होता है। तो कर्मकांड में अथाह संभावना है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ऐसा शायद कोई पर्सन हो, चाहे जिस धर्म का, जो पादरी के पास न गया हो, जो किसी सन्यासी के पास न गया हो, जो किसी मौलवी के पास न गया हो, कहीं न कहीं कितना वो कमा ले, कितने ऊंचे पोस्ट पर आ जाए, उसको जाना पड़ता है। चाहे वो बच्चों के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे कैरियर के लिए। शायद हमने आपने भी किया होगा। ये चीजें कहने में तो ये लगता है अंधविश्वास, लेकिन करते सब सही बात कह रहे हैं। दूसरों को उपदेश देने में अंधविश्वास लगता है, लेकिन बैक डोर से सब पहुंच जाता है। तो उसमें कैरियर है। प्लस आप ये देखिए, ये इंजीनियरिंग है क्या? इंजीनियरिंग एक ढंग से वास्तुशास्त्र ही है। जो इंजीनियरिंग क्या किया, एक चीज को उसने पैमाने पे बनाया। हाँ, थोड़ा वो उच्च रूप है तकनीकी, मैं उसको कभी भी उसकी आलोचना नहीं करूंगा। हाँ, कि उसकी मजबूती, उसके ये सब तो है। लेकिन आज भी भारत में चाहे जिस धर्म का हो, वो घर की दिशा, अगर देखिए आदमी गरीब है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन धनी है तो देखिए जरूर पुजारी को ले आएगा, पहले मिट्टी की जांच करवाएगा, पहले उसका किचन कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, सारा होता है कि नहीं? जी। ये वास्तु एक ढंग से इंजीनियरिंग का काम है। जी। तो ये सारा अथाह मौका है। लोग सिर्फ इसको, संस्कृत को पुरानी भाषा कह के छोड़ देते हैं। हम कहते हैं बहुत ज्यादा है। आज मैं अध्यापक ना हुआ होता, मैं तो खुद इस क्षेत्र में जाता। जी। शायद ऐसा कोई बच्चा हो जिसने किसी के आगे हाथ न फैलाया हो। जी। चाहे वो माने या न माने, मजाक में ही, लेकिन फैलाया तो। ये है संस्कृत की महत्ता। साथियों, सर ये कहना चाहते हैं कि आप
संस्कृत विषय को सिर्फ संस्कृत एक भाषा ही नहीं है, एज आपको गवर्नमेंट टीचर की तरफ ही नहीं मिली जाती, बल्कि एक प्रकार का एक समुद्र है। और भारतीय समाज और संस्कृत में एक मिला हुआ पूरा संसार है ये, और इसमें आप एक समुद्र की तरह गोते खा सकते हो। साथ ही साथ इसके इतर, शिक्षक के इतर, आप एस्ट्रोलॉजी में अपना कभी करियर बना सकते हो, समुद्र शास्त्र में करियर बना सकते हो। इसके अलावा आप तमाम तरीके से विवाह पद्धति या जो भी सिस्टम्स है उसमें अपनी कहीं न कहीं एडवाइस दे सकते हो। ठीक है सर। तो और प्राचीन जो इसकी पुस्तकें हैं वो तो अपने आप में मंत्रोच्चारण में, तमाम चीजों में जो है इस भाषा का योगदान है। सर आप हमारे चैनल पर आए और हमसे बहुत अच्छी सर जानकारी आपने साझा की। और साथियों, इस तरह हम फिर किसी भाषा के एक्सपर्ट या सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स या करियर काउंसलर्स को लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार सर। थैंक यू।